नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में प्राकृतिक साझेदार। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान अनेक बार खड़े होकर बजाई तालियां। जॉर्डन और इथियोपिया के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को पहुंचेंगे ओमान। आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच हो सकता है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। राज्यसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी। लोकसभा में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े विधेयक पर चल रही है चर्चा। विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 भी आज सदन में चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध। जल्द खत्म होगा टोल प्लाजा पर इंतजार। अगले साल के अंत तक देश भर में लागू होगी एआई आधारित डिजिटल टोल संग्रह प्रणाली। राज्यसभा में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, टोल पर बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलेंगी गाड़ियां। और लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल से बड़ी पारी का रहेगा इंतजार। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से ओमान के लिए रवाना हो गए। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष सम्मान प्रदर्शित किया। वो प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करने के लिए विशेष तौर पर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद को संबोधित किया। इथियोपिया की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म होने पर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक दुनिया की 18 देशों की संसद में अपना संबोधन दे चुके हैं। वो दुनिया की वैश्विक संस्थाओं में सुधार, 21वीं सदी की आकांक्षाओं के मुताबिक बदलाव और ग्लोबल साउथ की आवाज को एक मंच देने के एक मजबूत पैरोकार हैं। इथियोपिया की संसद में भी उन्होंने एक बार फिर कहा कि ग्लोबल साउथ दुनिया के लिए है। Honorable members, the Global South is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the Global South rises not against anyone, but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible,
and where sovereignty is respected. प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। We too are an ancient civilization, walking confidently into the future. With the call of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, together for everyone's growth, with everyone's trust and effort. Our emotions for our motherland also reflect our shared perspectives. India's national song, Vande Mataram, and the Ethiopian national anthem both refer to our land as the mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, national beauty, and protect the motherland. प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के साथ व्यापार तकनीक को नए स्तर तक ले जाने और लोगों के आपसी संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत के अनुभव सहर्ष साझा करने के लिए तैयार हैं। As you roll out the Digital Ethiopia 2025 strategy, we are ready to share our expertise and our experience with Ethiopia. And we are honored that you have picked India as the trusted partner to develop the data center for your foreign ministry. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित करने के बाद वहां के सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसदों से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। प्रधानमंत्री ने तस्वीरें साझा करते हुए एक्स पर अपने संदेश में लिखा, इथियोपिया की संसद को संबोधित करने के बाद इथियोपिया के मंत्रियों और सांसदों से बातचीत कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के साथ मिलकर भारत के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। ये साझा गतिविधि दोनों देशों के बीच गहरे और रणनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रतीक है। अदवा विक्ट्री मेमोरियल और म्यूजियम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में स्थित है। ये मेमोरियल उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने इटली के शासन से आजादी के लिए संघर्ष किया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। प्रधानमंत्री ने मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। अदवा संग्रहालय में देशभक्तों से जुड़े हथियार, उनकी वर्दी और उनसे जुड़ी कई यादों को सहेजा गया है। वहां कई प्रतिमाएं भी हैं जो संघर्ष की राह में इथियोपिया की आवाज बुलंद करने के लिए कुर्बान हो गई। ये म्यूजियम इथियोपिया की विरासत की कहानी को जीवंत बनाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की विरासत के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इथियोपिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने संदेश में लिखा, इथियोपिया की अपनी यादगार यात्रा खत्म करते हुए सच में मैं यहां के लोगों की गर्मजोशी और हमारी गहरी दोस्ती की यादें अपने साथ ले जा रहा हूं। इस यात्रा में प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ उपयोगी बातचीत हुई और मुझे इथियोपियाई संसद को संबोधित करने का सम्मान भी मिला। इस यात्रा से भारत इथियोपिया संबंधों को नई गति मिली है और साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान सोच पर आधारित हमारे रिश्ते और मजबूत हुए हैं। हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे हमारे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। इथियोपिया की सरकार और लोगों का धन्यवाद। जब मैं इथियोपिया से जा रहा था तो एयरपोर्ट पर आने के लिए प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का भी आभारी हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ओमान के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं और दोनों देश कई साझा क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और ओमान की साझेदारी को और मजबूत किया जा सकता है। Try and summarize the potential between the two countries. There could be 4 prominent areas of collaboration for mutual benefit. One would obviously be the energy transition that both are committed to. Infrastructure is another area, multimodal logistics, ports, warehouses. Another area would be food security, whether we can help Oman ensure food security, whether we can work together to make this a hub from where we work for the rest of the several regions that I just described. And lastly, whether our startup ecosystem could engage with each other, could build bridges, could work on deep tech or smarter ways to work on logistics. और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labour.gov.in पर विजिट करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। निरसन और संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित हो गया। इस विधेयक को लेकर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जजों की संख्या नरेंद्र मोदी सरकार ने ही बढ़ाई है। साथ ही उन्होंने ईज ऑफ बिजनेस के अलावा ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने की बात कही कि जैसे जज बढ़ाएं
तो जज भी मैं डिप्टी चेयरमैन साहब कह रहा हूं, हमने ही ज्यादा बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने बढ़ाए और हाई कोर्ट में भी हमने बढ़ाए जज ज्यादा। दूसरा एक विषय इन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी में कर रहे हो, ये कौन लेके आया साहब ये सिस्टम? ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड में नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं साहब। जैसे जज बढ़ाएं तो जज भी मैं डिप्टी चेयरमैन साहब कह रहा हूं, हमने ही ज्यादा बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने बढ़ाए और हाई कोर्ट में भी हमने बढ़ाए जज ज्यादा। लोकसभा में बुधवार को लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया कि सरकार सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक ऑनलाइन कंटेंट पर सख्त जवाबदेही लागू कर रही है। जवाब में कहा गया है कि सरकार का उद्देश्य एक खुला, सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। आईटी एक्ट, आईटी नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अश्लीलता, भ्रामक सूचना और साइबर अपराधों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही कंप्लायंस रिपोर्ट प्रकाश करना अनिवार्य है। सोशल मीडिया से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक सरकार सख्त ऑनलाइन कंटेंट पर सख्त और जवाबदेही कार्रवाई करेगी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है और साथ ही एल मुरुगन ने लिखित उत्तर में ये जानकारी दी है। सरकार जो है वो उनका कहना है कि सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट पर हमारा जोर रहेगा और साथ ही महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट मिलेगा। अश्लीलता, भ्रामक सूचना और साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो ये तमाम सारी जानकारी हमने आपको इस खबर में बताई। रुक करते हैं अगली खबर का। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि दिल्ली से मेरठ रोड का सफर कम समय में तय होगा। इसके अलावा दिल्ली से देहरादून के लिए नई सड़क का निर्माण किया गया जो 10 से 15 दिनों में चालू कर दी जाएगी। इसमें यात्री मात्र 2 घंटे में सफर पूरा कर सकेंगे। हमने दिल्ली मेरठ रोड उनके गांव जाने के लिए अच्छा बनाया। पहले 3.5 घंटे लगते, अब 45 मिनट में वो जा रहे हैं। और इसके बाद हमने दिल्ली देहरादून ये नया रोड बनाया है और दिल्ली देहरादून में जो 36 किलोमीटर जो हमारे अक्षरधाम मंदिर से बना है उसको हमने पायलट चलने के लिए अलाउ भी कर दिया है और 10-15 दिन में दिल्ली देहरादून भी पूरा हो जाएगा और फिर दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे में होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब फास्टैग की जगह मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली लाई जा रही है। इसके अंतर्गत वाहन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके टोल पार कर सकेंगे। इस प्रणाली में नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फास्टैग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लेन फ्री फ्लो, पहले हमारे पास टोल पर पैसे देने पड़ते थे तो उसके कारण कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिनट लगते थे। फिर फास्टैग आ गया तो फास्टैग आने के बाद ये 60 सेकंड तक आया है। अब फास्टैग के जगह पर ये मल्टी लेन फ्री फ्लो आने के कारण 80 मैक्सिमम 80 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली जाएगी तो टोल नाके पर कोई रोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। तो ये इसके कारण वेटिंग पीरियड लगभग 0 करने का हमारा प्रयास है। इसमें नंबर प्लेट और रिकॉग्निशन प्लस AI एंड फास्टैग ये योजना है और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए 2026 एंड तक हम 100% ये काम पूरा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काम जब पूरा होगा तो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का फ्यूल बचेगा। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लोकसभा में एक टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। भाजपा ने अब एक वीडियो सार्वजनिक करते हुए दावा किया है कि वो आरोपी टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कीर्ति आजाद का
एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप जिस पर लगाया है वो कोई और नहीं बल्कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद है। उनके जैसे लोगों के लिए नियम और कानून का कोई महत्व नहीं है। सोचिए, सदन में हाथ में ई सिगरेट छिपा कर रखना कितनी बेशर्मी की बात है। धूम्रपान भले ही गैर कानूनी न हो, लेकिन संसद में इसका इस्तेमाल करना सरासर अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी को अपने सांसद के इस दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों को प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को न लौटाने पर भाजपा सोनिया गांधी पर हमलावर है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह बेहद चौंकाने वाला और चिंताजनक है कि सोनिया गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेज और पत्र सौंपने से लगातार इनकार कर रही हैं। ये दस्तावेज भारत की राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा हैं, न कि किसी एक परिवार की निजी संपत्ति। ऐसे समय में जब पारदर्शिता और जवाबदेही एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, ऐतिहासिक अभिलेखों को छिपाना केवल असहज प्रश्न ही खड़े करता है। भारत की जनता को अपने इतिहास तक पहुंचने का पूरा अधिकार है, वो भी बिना किसी राजनीतिक वंशवाद के। किसी भी व्यक्ति या परिवार को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र को अपने अतीत के बारे में क्या जानने की अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की यात्रा में बीते 11 वर्षों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण और उपलब्धियों को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लेखा जोखा सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में देश की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक प्रस्तुतिकरण के लिए व्यापक और बहुआयामी पहलें की गई हैं। और यहां सीधा रुख करेंगे लोकसभा का। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं। सेक्शन 3(1) है, तो उसमें जैसे सब जानते हैं उसमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कोई भी कंपनी उसका हिस्सा बन सकती है, जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर बिटवीन पब्लिक सेक्टर यूनिट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एंटिटी भी हो सकता है। और सेक्शन 3(2) में अब ये कहा गया, अच्छा एक और बात कही गई कि साहब ये आपने स्पेंट फ्यूल की सही तरीके से रख रखाव नहीं किया। अब शायद हमारे दिमाग से निकल गया कि स्पेंट फ्यूल का एक प्रावधान कायम है। देयर इज अ SOP for some time it is kept within the reactor, then afterwards about close to the reactor, which is called away from reactor, it is put about 10 meters deep for 30-40 years, and during the construction of the plant also, जब नया प्लांट होता है, जो सेफ्टी की बात की गई, हर 3 महीने के बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो हर 6 महीने बाद उसकी इंस्पेक्शन होती है, इवन व्हेन इट बिकम्स फंक्शनल। फिर हर 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू होता है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी भी सुपरविजन रहती है। अब ये SOP कौन बना गया? आपको जानकर अच्छा लगेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1962 के एक्ट में। अब आप कह रहे हैं इसमें गलती निकाल रहे हैं। ये वही SOP है जो 1962 की चल रही है, इस बिल में नई नहीं लाई गई। इन योर हेस्ट possibly to oppose the bill आपने इसको किया। The same safety measures are in place which were there in the Atomic Energy Act of 1962 under the then Prime Minister। अब कुछ सेफगार्ड्स रखे गए हैं, ये भी कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। ऑपरेशन के लिए इजाजत होगी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की भी होगी,
ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन जिन बातों के लिए सेक्शन आपका जिन बातों के लिए पाबंदी रहेगी या कंस्ट्रेंट रहेगा वो रहेगा कि सोर्स मटेरियल एंड फिसाइल मटेरियल इन एनी फॉर्म प्रोड्यूस विद इन इंडिया रिपोर्टेड शैल रिमेन अंडर द सर्वेलेंस। वो पहले भी था। ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 नेहरू जी छोड़ गए, हमने उसको कायम रखा है। आप कह रहे हैं वो सिक्योरिटी मेजर इज नॉट सफिशिएंट, वो सरकार के ही कंट्रोल में है। The source material, fissile material in any form produced within India reported shall remain under the surveillance and control of the central government. वो भी है। Spent fuel, जिसके बारे में चिंता की गई है, उसको कहीं भी प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं किया गया उसका चार्ज। चाहे प्राइवेट पार्टी का भी रिएक्टर होगा तो जो स्पेंट फ्यूल है, जो मैंने प्रक्रिया जिसका विवरण किया कि कैसे उसको रखते हैं फिर कुछ सालों बाद, वो सारी जिम्मेवारी सरकार के ही पास रहेगी। द प्राइवेट प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू लिफ्ट अप स्पेंट फ्यूल। तो लोकसभा में परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी ये विधेयक महत्वपूर्ण योगदान देगा। और आइए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के अंतिम चरण में ओमान पहुंचेंगे। भारत और ओमान रणनीतिक साझेदार हैं और इस दौरे के साथ उनके रिश्ते के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने ओमान में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास से कई क्षेत्रों में भारत ओमान संबंधों को और आगे बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में बात की है, खासकर व्यापार और निवेश में, जिसमें महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की यात्रा पर आ रहे हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और इस यात्रा के क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए ओमान में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का एंगेजमेंट रहेगा प्रधानमंत्री का? दूसरी बार प्रधानमंत्री ओमान पहुंच रहे हैं। जो कुछ भी संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच में, वो सब पे काम हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और पिछले 8-10 साल में तो और जोर शोर से काम हो रहा है। तो हर क्षेत्र का एजेंडा यहाँ पर मतलब हमारे बातचीत में दोनों देशों के, यहाँ के सुल्तान और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जरूर आएगा वहाँ पर। और उसको मैं गिनाना शुरू करूँ तो मान लीजिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो सामरिक महत्व का जो संबंध है हमारे बीच में 2008 में जो स्थापित हुआ और जिसके तहत डिफेंस रिलेशनशिप, मैरीटाइम रिलेशनशिप, पायरेसी को मतलब कंट्रोल करना, पर वाटर को सेफ रखना, ये सब तो चल ही रहा है हमारा स्ट्रैटेजिक के रूप में। और अगर हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पर तो भारत के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। पीएम 17 तारीख को सर यहाँ पर पहुँचेंगे। किस किस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है, प्रधानमंत्री उनके बीच में जाएंगे, तो किस तरह के कार्यक्रम? सबसे पहले मेरे ख्याल से ऑफकोर्स उनको यहाँ पे पूरा सत्कार के साथ में आमंत्रण और स्वागत किया जाएगा। उस संदर्भ में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन तुरंत मेरे ख्याल से एक तो यहाँ पर बिजनेस का फोरम भी हो रहा है। 6,75,000 के जो लोग हैं सारे के सारे उत्सुक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आएँ तो उनका जोर शोर से स्वागत हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कम्युनिटी का एंगेजमेंट किया जाएगा। एक बात और भी कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर भारत का जो CBSE का एजुकेशन है वो 50 साल पुराना है। तो मस्कट से शुरू हुआ था 1975 में, तो उसका भी यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। तो उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री जी कम्युनिटी के साथ में संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, तो बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी कैसे परीक्षा पे चर्चा करके बच्चों को कहते हैं कि इसको टेंशन में मत लो बल्कि इसको त्यौहार की तरह मनाओ। तो शायद कुछ संदेश वहाँ से भी निकल कर आए, ये उम्मीद यहाँ के लोगों में काफ़ी मैंने देखी हुई है। देखें, 2018 में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और उस समय भी प्रधानमंत्री की विजिट काफ़ी सफल विजिट रही थी। बहुत सारे समझौतों पर साइन भी हुए और बहुत सारे समझौतों पर दोनों देश आगे भी मिलकर चले। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने देखा है कि ओमान भारत के साथ खड़ा रहता है। तो इस बार आपको लग रहा है कि कुछ खास होगा?
सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सपना सारे देश को साथ में लेके चल रहे हैं कि देश विकसित राष्ट्र बने 2047 तक के। उसके चलते जितनी भी चीज़ें भारत में हो रही हैं लगभग उस टाइप का अंदाज़ ओमान के सुल्तान का भी है, जो कि विजन 2040 के तहत अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों के बीच में सिनर्जी बहुत ज़ोरदार है, जो 2023 में भी अंकित हुई थी, जिसके बारे में एक रोड मैप की तरह बना हुआ था। हर एक पे क्रियान्वयन हो रहा है, कई चीज़ें क्रियान्वित हुई हैं, कुछ और भी आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हमने ये भी देखा है कि सर ओमान के और भारत के संबंधों को देखें, खासतौर से रक्षा क्षेत्र में एक तरीके की रणनीतिक साझेदारी में भी दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए हैं। सामरिक महत्व तो पूरा बनता है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा आधारभूत स्तंभ ही उस चीज़ का जो है हमारा सामरिक संबंधों का, जो कि 2008 में यहाँ पे स्थापित हुआ था, एक बहुत बड़ा अंग इस चीज़ का है यहाँ पर। तो उस चीज़ को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी जितना हम कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल 2024 की शुरुआत में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में, इसको और गहराई प्रदान करने के लिए कोशिश हुई थी। दूसरा सर, हमने यहाँ पर बहुत सारे कारोबारियों से भी बात करा, उनका ये कहना है कि मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा है कि कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है, यहाँ शुरा परिषद ने भी मंजूरी दी है। बहुत सारे कारोबारियों का ये कहना था कि इस पे अगर आगे बढ़ेंगे तो दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा नज़दीक आएंगे, कारोबार भी बढ़ेगा, सरलता होगी और लोगों को सीधा फ़ायदा होगा। तो क्या लगता है कि इस दिशा में भी कोई बात हो सकती है? नहीं, इस दिशा में ज़रूर बात होगी, और बात भी क्या, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये वाला एग्रीमेंट भी अपनी चरम सीमा पे पहुँचे, इस पे हस्ताक्षर हों और साथ में इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन शुरू हो जाए। इसी उम्मीद के साथ में हमने भी इनके साथ में 2 साल से बाकायदा नेगोशिएट किया हुआ है, इन्होंने भी हमारे साथ नेगोशिएट किया हुआ। तो दोनों देश अपने अपने पक्षों को, अपने अपने इंटरेस्ट को कवर करते हुए एक बढ़िया ही एग्रीमेंट उन्होंने यहाँ पे हमारे कैबिनेट को, अपने शुरा को पेश किया हुआ है। ये एक बार साइन हो जाएगा तो जो हमारे जितने सारे पॉजिटिविटी हैं ओमान और भारत के बीच में, चाहे एकदम पास का, मतलब केवल पानी से जोड़ता हुआ 2 देश पड़ोसी की रहा एक प्रकार से, ओमान का अपना जगह मिडिल ईस्ट गल्फ में और नीचे अफ्रीका में, और भारत के बारे में जितना कहा जाए कम है। आज की तारीख में आप जानते हैं कि भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट बिग डेवलपिंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड। तो उस सब को देखते हुए इनकी भी उम्मीद है, हमारी भी उम्मीद है कि एक दूसरे से मिलकर व्यापार संबंधों को, इन्वेस्टमेंट संबंधों को खूब आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश तमाम समझौते और तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के साथ आएंगे। कैमरामैन मोर मुकुट और आरके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और इसी के साथ विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।